everyone, this is Ayushi and today we are going to do some practical problems on the topic linear equations in one variable। आज हम करेंगे कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन जिसके अंदर आपको करना है लीनियर इक्वेशंस को ही सोल्व करना है, लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, हमें पहले लीनियर इक्वेशन दी जाती थी और उसमें आप इजीली एक्स की वैल्यू सोल्व कर लेते थे, लेकिन इसमें आपको स्टेटमेंट दी जाएगी तो इक्वेशन आपको पहले खुद बनानी है और उसके बाद उसमें जो वेरिएबल है उसको सोल्व भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is the number decreased by 7 is 25. Find the number। आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि एक नंबर है, वो नंबर क्या है वो मुझे नहीं पता कि वो क्या नंबर है, ठीक है। उसमें से लेकिन क्या किया, 7 को डिक्रीज कर दिया। अब आपको वर्डिंग्स पे बहुत ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, यानी आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और इंक्रीज दे रखा हो तो यानी बढ़ा देना, यानी क्या करना होगा प्लस, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से खुद फॉर्मेशन करनी है इक्वेशन की, फिर उसके बाद उसमें वेरिएबल को सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हमें पता नहीं है कि नंबर क्या है तो लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन नहीं हो तो आपको लेट करना पड़ेगा। लेट का मतलब मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है एक्स, ठीक है। इतना काम हो गया। स्टेप टू स्टेप चलेंगे हम क्वेश्चन में, फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। द नंबर डिक्रीज्ड बाय 7, ठीक है। अब याद ही करते हैं इसको। जो ये नंबर था, यहाँ आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो यहाँ नंबर था x, उसमें से मैंने 7 को कर दिया डिक्रीज, यानी क्या बन गया x माइनस 7 इज 25। द नंबर डिक्रीज बाय 7 इज 25। नंबर को 7 डिक्रीज करने के बाद मुझे क्या मिलता है 25। तो यानी आपको इज इक्वल टू लगा के क्या करना है 25। इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो नंबर था उसमें से 7 घटाने के बाद मेरा आंसर आएगा 25। तो आप आंसर इक्वल टू लगाने के बाद ही लिखते हो ना, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया 25, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट खत्म हो गई, फाइंड द नंबर, यानी आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि और भी कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है। तो इक्वेशन आपकी इतनी ही बननी थी। अब आपको फाइंड करना है नंबर को, यानी आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, और वो आपको आती है -7, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 32 में से 7 जाएंगे तो 25 ही आएगा ना, तो यानी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन में स्टेप टू स्टेप चलते जाना है, आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन से आप वेरिएबल भी सॉल्व कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 8 इज एडिड टू द प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज 50। फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको नहीं पता कि नंबर क्या है, तो हम नंबर को क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर इज x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका नंबर है x, पहले मैंने वो लिख दिया। अब द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सबसे पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या बन जाएगा 2x, ठीक है। अब आगे चलो। एंड 8 इज एडिड टू द प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट का मतलब जो आपने मल्टीप्लाई किया था, वो मल्टीप्लाई किया था मैंने 2 और x को, तो क्या बन गया था 2x। अब ये क्या बोल रहा है, जो ये प्रोडक्ट है इसमें 8 ऐड कर दो, 8, ठीक है। 8 इज एडिड टू द प्रोडक्ट, इसमें मैंने ऐड कर दिया 8, यहाँ तक क्लियर है। द रिजल्ट इज 50, रिजल्ट का मतलब है आंसर। आपका आंसर क्या मिलता है आपको 50, तो वही बात है, मैं इक्वल टू लगा के लिखूंगी 50 को, तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या बन गया 50। फाइंड द नंबर, बस बिल्कुल सिंपल सा। फाइंड द नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू, 8 यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 में से 8 गए 42, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 से 2 को डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 2 से इसको कैंसिल करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 21, ठीक है। अब 21 आ गई, 21 अब आप चेक भी कर सकते हो, इसी में इसको पुट करके देख लो, जो आपने इक्वेशन बनाई थी ना 2x की वैल्यू है 21, ये इज इक्वल टू 50, 21 2 जा 42 और 42 प्लस 8 50 आ रहा है ना, यानी LHS और RHS इक्वल है, आपका क्वेश्चन और इक्वेशन दोनों ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 2/3 ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9, द सम विल बी 19। फाइंड द नंबर। 2/3 ऑफ द नंबर, एक नंबर है, फिर से हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। आप यहाँ वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि x ही लेना है, y z कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 2/3 ऑफ द नंबर, थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे हम क्वेश्चन को। इस नंबर का 2/3 पार्ट, यानी 2/3 की मल्टीप्लाई x से होती है,
क्योंकि हम किसी का कुछ पार्ट निकालते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी 2/3 ऑफ x, तो 2/3 मल्टीप्लाई x क्या बन गया 2/3 x। 2/3 ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9, जो ये नंबर है इसको इंक्रीज कर दिया गया 9 से। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, प्लस करना, ये मैंने आपको बताया था। जो 2/3 है x का, उसमें इंक्रीज कर दिया 9, तो सम क्या बन जाता है 19। सम यानी जोड़, इन दोनों का जोड़ मुझे क्या मिलेगा 19, तो यानी वो मुझे आंसर मिलेगा, तो इक्वल टू लगा के 19 लिखना पड़ेगा। तो अब आप क्या निकाल दोगे, फाइंड द नंबर। देखो एक बार फिर से देखते हैं, 2/3 ऑफ द नंबर यानी 2/3 ऑफ x, उसको बढ़ा दिया 9 से, कर दिया +9, इनका जोड़, इन दोनों नंबर का जोड़ क्या मिलेगा 19। तो अब आपको निकालना है नंबर, तो यानी x की वैल्यू निकाल दो। ये 9 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 19 में से 9 चले जाएंगे 10, ठीक है। और ये 2/3x = हो गया 10, ठीक है। ये अब 3 डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कर दिया मल्टीप्लाई। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 5 जा 10 और ये 5 3 जा x की वैल्यू क्या आ गई 15। क्लियर। 1/8, 1/12 and 1/20 parts is 31, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है, ठीक है, वो क्या है x, उसका जो 1/8 पार्ट है, जब यहाँ th लग जाता है ना, तो यानी आपको वो फ्रैक्शन में बोल रहा है। 1/8 मतलब 1/8 ऑफ x, x का 1/8 पार्ट, x का 1/12 पार्ट, x का 1/20 पार्ट, जब इन तीनों को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो वो क्या बन जाता है 31। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 3 डिनोमिनेटर्स हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। इनका एलसीएम मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 120। 8 के टेबल में 120 कितने पे डिवाइड होगा 15 पे, तो ये 15x हो जाएगा, प्लस 12 के टेबल में जाएगा 10 पे, तो 10x, और 20 के टेबल में जाएगा 6 पे, तो 6x = 31। अब यहाँ देखो 120 डिवाइड में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 15 10 और 6 क्या आ जाएगा 31x = 31 मल्टीप्लाई 120। अब x की वैल्यू निकालनी है, 31 देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ से उठा के इसे क्या कर दो डिवाइड में, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देखो कि इधर से भी तो 31 ही आ रहा है ना आपके पास, तो इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ये 31 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में ले लिया, 31 से 31 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 120, ठीक है। तो चीज़ें जितनी सिंपल रही उतनी अच्छी हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की यहाँ कोई नीड नहीं थी, क्योंकि मेरे पास यहाँ से भी 31 आ रहा था, तो 31 से 31 कैंसिल, x की वैल्यू मिल गई आपको 120। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज सीमा's little sister is now 5 years old. सीमा की जो छोटी बहन है वो कितने साल की है 5 साल की। If her age is 2 years more than 1/4 of Seema's age. If her age is 2 years more than 1/4 of Seema's age. अगर सीमा की एज का 1/4 कर दिया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो इसकी एज आ जाएगी, ठीक है। तो हाउ ओल्ड इज सीमा, तो सीमा कितने साल की है। देखो इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिसकी एज पूछी हो ना या जो भी पूछा हो उसको मान लो x, ठीक है। यानी सीमा की एज को क्या मान लेते हैं, लेट सीमा's एज इज x, और उसकी छोटी बहन की कितनी है लिटिल सिस्टर की 5 years old। तो आपको निकालना है कि सीमा कितने साल की है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगर सीमा की एज का 1/4 कर दिया जाए, यानी x का 1/4 कर दिया जाए, 1/4 की मल्टीप्लाई x से होगी ना, तो ये क्या बन जाता है x/4 ही बन जाता है, ठीक है। अगर सीमा की एज का 1/4 कर दूं और उसमें 2 जोड़ दूं, तो वो किसकी एज बन जाती है, उसकी छोटी बहन की, और वो कितनी है 5, ठीक है। अगर सीमा की एज का 1/4 कर दें और उसमें +2 कर दें, तो वो बन जाता है उसकी छोटी बहन की एज, और वो कितनी है 5, तो इक्वल टू आप क्या लिखोगे 5। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू यानी सीमा की एज। 2 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस, 5 में से 2 गए 3, 4 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी सीमा की एज क्या है 12 years old। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 numbers is 64 and the second number is 16 less than the first, फाइंड द नंबर। आपको इसमें 2 बातें बताई हुई हैं, एक तो जो 2 नंबर्स हैं मुझे नहीं पता कौन से हैं, लेकिन दोनों नंबर्स का ऐड कितना आता है 64, लेकिन दूसरे लाइन में आपको हिंट दे रखा है कि पहले और दूसरे नंबर में क्या डिफरेंस है। जो सेकंड नंबर है
वो पहले वाले से 16 लेस है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। पहले तो पहला नंबर मान लो कितना है एक्स, सेकंड नंबर को मान लो क्या बता रखा है, सेकंड नंबर पहले वाले से 16 कम है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ये बात आई समझ में। फर्स्ट नंबर मान लिया मैंने x, क्योंकि दो नंबर की बात हो रही है, तो पहला नंबर हो जाएगा x। दूसरा वाला आपको क्लू दे रखा है कि सेकंड नंबर पहले वाले से 16 कम है, तो पहले वाला नंबर क्या है x है ना, तो x में से 16 चला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा सेकंड नंबर। तो मुझे दोनों नंबर्स मिल गए, ठीक है। मैंने क्लू को यूज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों नंबर्स का सम कितना बनता है 64। तो इन दोनों नंबर्स का सम यानी x में x माइनस 16 भी जोड़ दूं, पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 64। तो अब आपको निकालने हैं नंबर्स। अब x और x क्या बन जाएगा 2x, माइनस 16 उधर जाके प्लस का 16, 16 और 64 हो जाएगा 80। x की वैल्यू देखो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 40। x आ गया 40, x आने का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर मिल गया आपको 40, आपका फर्स्ट नंबर क्या आ गया 40। अब दूसरा भी तो निकालना है ना, तो दूसरे में क्या है x माइनस 16 यानी 40 माइनस 16 कर दो, वो आ जाएगा 24, यानी सेकंड नंबर आपको मिल गया 24। दोनों नंबर्स लेट किए थे ना, तो दोनों की वैल्यूज निकालनी है ना, फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर पूछे हैं तो दोनों निकालोगे आप, क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर, if 14 is added to the sum of the numbers and the result is 38, find the number। आपके यहाँ फिर से दो नंबर के बारे में बात की है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट दी फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। फर्स्ट नंबर तो x हो गया। सेकंड नंबर के बारे में बोला क्या है, वन नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर, तो जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले के 7 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब गुना, यानी 7 गुना है। गुना के लिए क्या करनी पड़ती है आपको मल्टीप्लाई। अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर उसका 7 टाइम्स है, यानी 7x, ठीक है। हर चीज को आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाना, 7 मल्टीप्लाई x फिर लिखोगे 7, डायरेक्ट लिखो। पहला नंबर x और दूसरा उसका 7 टाइम्स है, तो वो क्या बन गया 7x, ठीक है। तो दोनों नंबर्स मान लिए, क्लू को हमने यूज कर लिया। अब आगे बोला है if 14 is added to the sum of the numbers, पहले करना है सम, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाएगा सम, इन दोनों के सम में अगर मैं 14 जोड़ देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 38। देखो यही बोला है if 14 is added to the sum of the numbers, किस में ऐड करना है उनके सम में, तो पहले 14 ऐड करके नहीं दिखाओगे, पहले इनका सम दिखाओगे, दोनों नंबर जो माने हैं उनका। तो दोनों नंबर्स का सम कर दिया। अब इन सम में क्या जोड़ दिया 14, इन सबको करने के बाद द रिजल्ट इज 38, मुझे क्या मिलता है 38। तो फाइंड द नंबर्स, अब आपको नंबर्स का लेना है फाइंड आउट। तो 7x और x 8x, 14 प्लस में उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस में, या जाएगा 24, x की वैल्यू आ जाएगी 8, 3 जाके हो जाएगा 24, x की वैल्यू 3 मिल गई, यानी पहला नंबर क्या है 3, दूसरा है उसका 7 टाइम्स ऑफ x, यानी 7 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 21, क्लियर। फर्स्ट नंबर इज 3 एंड सेकंड इज 21। नाउ 8th क्वेश्चन इज फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। और इसके अंदर 2 पार्ट्स और हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। पहले आपको निकालना है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार, यानी आप अपनी काउंटिंग शुरू करते हो, कहाँ से करते हो 1 2 3, ठीक है। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ऐसे ही अगर मैंने कोई नंबर बोल दिया 7, तो 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, पहले के बाद जो दूसरा नंबर आता है। तो मुझे नहीं पता कि कौन से 3 नंबर्स हैं जिनका सम होता है 108, तो मुझे लेट करने पड़ेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये होती है कि हम दूसरे और तीसरे नंबर को माने क्या। मैंने पहले को तो मान लिया x, ठीक है, दूसरे को मैं क्या मानूं। तो अब देखो एक ही एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लो पहला मेरा नंबर है 1, तो 1 के अंदर मैं क्या जोड़ती हूँ कि 2 आ जाए, 1 ही जोड़ेंगे ना। इसी तरह अगर मेरा पहला नंबर है x, तो अगला नंबर कब आएगा, जब उसमें मैं क्या जोड़ दूंगी, एक और नंबर। अब उसी तरह थर्ड नंबर, अगर पहला नंबर 1 है तो 3 मुझे कब मिलेगा, 1 में क्या जोड़ने पे मिलेगा 2, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं चलना,
ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 1 2 3 मैंने 3 नंबर उठा लिए, तो 1 अगर मान लिया मैंने, मान लो मेरा पहला नंबर 1 है, तो 2 मुझे कब मिलता है? अगर मेरा पहला नंबर 1 है तो 2 मुझे मिलता है इसमें 1 जोड़ने पे, 3 मुझे मिलता है 1 में 2 जोड़ने पे। इसी तरह क्योंकि तीनों लगातार नंबर है ना, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से आपको लेने होते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ले लिए। अब इन तीनों का सम क्या है? 108, यानी x का, फिर दूसरा नंबर x प्लस 1 का, फिर तीसरा नंबर x प्लस 2 का। तीनों नंबर्स को जोड़ दोगे तो मिल जाएगा 108 x 3 बार है ना, तो 3x और ये 2 प्लस 1 3। ये आपको सोल्व करना आता है। ये 3 इधर माइनस में हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 35। ठीक है, 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15। x मिल गया 35। अगर x 35 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 35 प्लस 1 36, 35 प्लस 2 37। 35 36 37 आपके आंसर्स हैं, यानी ये वो 3 नंबर्स हैं जिनका सम क्या होता है? 108। ठीक है, ये मिलने के बाद तो आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है जिस बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि कंसेक्यूटिव नंबर लेने कैसे हैं। अगर पहला नंबर x है तो अगला कब मिलेगा? 1 जोड़ने पे मिलेगा ना, उससे अगला कब मिलेगा? 2 जोड़ने पे मिलेगा। वो आप इस छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कहा था आपको 2 पार्ट और है। ठीक है, वो क्या आता है? आपको 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा जाता है, एक में तो पूछा जाता है 3 कंसेक्यूटिव नंबर बताओ, एक में बोला जाता है कि 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स बताओ। तो ओड नंबर्स के लिए क्या लेते हैं? देखो, अगर मान लो पहला मेरा नंबर है 1 ओड नंबर है, इसके बाद आएगा दूसरा ओड नंबर 3, फिर तीसरा आएगा 5, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? देखो, अगर ये x है तो 3 कब मिलेगा? 2 जोड़ने पे। 5 कब मिलेगा? 4 जोड़ने पे। तो इजी से बन जाएंगे आपके कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, पहला मान लो x, दूसरा मान लो x प्लस 2, क्योंकि एक में मैं 2 जोड़ूंगी तब 3 मिलेगा, एक में 4 जोड़ूंगी तब 5 मिलेगा। तो x प्लस 2 x प्लस 4, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लो। इसी तरह 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोले जाएंगे तो क्या होगा? मान लो इवन से शुरू करो, 2 4 6। अगर ये 2x मान लिया जाए तो 2 में 2 जोड़ने पे ही आएगा ना 4, तो x प्लस 2 और ये 4। यानी देखो, दोनों कंसेक्यूटिव ओड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दोनों इक्वेशन सेम तरीके से बनती है। x प्लस 2 x प्लस 4, x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है, दोनों में सेम ही बनता है, वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कैसे बनता है। बस कंसेक्यूटिव में अलग बनता है x प्लस 1 x प्लस 2, क्योंकि वो लगातार है तो 1 2 आ जाता है इसमें, और इसमें आ जाता है 2 और 4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rakesh is now 3 times as old as his younger brother Pinku, but in 3 more years he will be only twice as old as Pinku will be then. How old are they now? ये है एज वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन में आपको लेट भी बहुत सोच समझ के करना है कि किसको आप मानोगे। ठीक है, इसमें दोनों की एज पूछी है तो आप किसको मानोगे? देखो, राकेश 3 टाइम्स है ना पिंकू का, तो पिंकू की एज को मान लो आप x, लेट पिंकूज एज x, और राकेश की हो जाएगी 3 टाइम्स है ना, तो 3x हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद बट इन 3 मोर ईयर्स, 3 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इतना ही करो। देखो, ये पिंकू की एज है, ये राकेश की एज है, दोनों की 3 साल बाद, यानी 3 साल और बड़े हो जाएंगे ना, तो दोनों में पहले 3 प्लस करो। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 साल बाद और ये भी 3 साल बाद, तो दोनों की एज में 3 3 ऐड करना पड़ेगा मुझे। 3 साल बाद की बात हो रही है तो यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा। इतना हुआ। उसके बाद ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज पिंकू विल बी 10। तो ये राकेश के बारे में बोल रहा है कि जब दोनों 3 3 साल बाद अगर उनकी एज का कंपैरिजन किया जाए तो राकेश क्या है, पिंकू से दुगना हो जाएगा। ठीक है, उम्र में क्या हो जाएगा? ट्वाइस। ठीक है, तो राकेश की एज ये वाली है ना, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ना, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ये अगर ट्वाइस है तो 2 आप मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? यहाँ। ठीक है, अपोजिट साइड में। देखो मैंने क्या किया, पिंकू की एज है x, राकेश की है 3x। ठीक है, अब दोनों का 3 साल बाद, तो x प्लस 3 और 3x प्लस 3। अब एक पॉइंट और आता है कि 3 साल बाद जब राकेश क्या हो जाएगा, पिंकू से दुगना हो जाएगा उम्र में, जो इनकी ये वाली उम्र है। ठीक है, तो राकेश तो दुगना है ही ना, तो 2 टाइम्स आप किधर करोगे? पिंकू की साइड में। ठीक है, इसका मतलब जैसे देखो क्या होता है,
मान लो ये है 12 और यहाँ है 6, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये 2 टाइम्स है 6 का, तो ये तो 2 टाइम्स है ऑलरेडी, तो 2 आपको मल्टीप्लाई कहाँ करना है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, यहाँ करोगे तभी तो 12 मल्टीप्लाई 12 आएगा, है ना। तो यहाँ अगर ये ट्वाइस है ऑलरेडी तो 2 आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर, ताकि ये इक्वल हो जाए दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लो फटाफट, ये 2x प्लस 2 3 जा 6, ये 3x प्लस 3, एक्स वाले नंबर एक साइड ले जाओ, देखो 3 6 यहाँ है ना, तो यहाँ 3 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 3x इधर है, ये 2x आ जाएगा इधर, हो जाएगा x और ये 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे राकेश के एज में, तो 3 3 जाके आ जाएगा 9। तो पिंकू है 3 years old और राकेश है 9 years old, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यहाँ पे सब कुछ लेंथ के बारे में बताया है ना, तो ब्रेड्थ का क्या मान लो x, लेट ब्रेड्थ x, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को ट्वाइस करने के बाद उसमें से 6 लेस कर दिया जाए, ब्रेड्थ को ट्वाइस करने के बाद उसमें से 6 लेस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगी लेंथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई। अब क्या है, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो है 54। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। पेरीमीटर आपको गिवन है 54, ये 2, लेंथ आपकी कितनी है 2x माइनस 6 प्लस ब्रेड्थ कितनी है x, तो इसके अकॉर्डिंग आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दो। ये पहले अंदर कर लेते हैं, 2x और x 3x माइनस 6, ठीक है, 2 3 जा 6s और ये 12, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, ये 12 आ जाएगा आपका प्लस में, तो आ जाएगा 66। अब x की वैल्यू आ जाएगी 11, क्योंकि 66 को 6 से क्या कर दोगे डिवाइड, x की वैल्यू मिल गई आपको 11, यानी ब्रेड्थ मिल गई 11। अब लेंथ कैसे निकालोगे, इसमें 11 को पुट कर दो, यहाँ पुट कर दिया, 11 2 जा 22 माइनस 6, तो आ गई आपकी 16, ठीक है। लेंथ मिल गई आपको 16, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव सम 5 रुपी कॉइन्स एंड सम 2 रुपी कॉइन्स। मेरे पास कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना मेरे पास, वो 4 गुना है किससे, 5 रुपए के सिक्कों से। तो लेट 5 रुपी कॉइन्स हम कर लेते हैं x, और 2 रुपी कॉइन्स कर लेते हैं, क्या बोला है 2 रुपीज कॉइन्स मेरे पास कितने हैं 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ x। जो 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 4 गुना ज्यादा कितने हैं 2 रुपए के सिक्के, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इफ आई हैव रुपीज 117 इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। मेरे पास इन दोनों सिक्कों को मिला के टोटल कितने रुपए हैं 117, ठीक है। तो मेरे पास हर तरीके के कितने कितने सिक्के होंगे, तो अब देखो इसमें एक चीज आती है, एक्स क्या है सिक्के हैं कितने के 5 रुपए के, तो आपको 5 रुपए से मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो अगर मेरे पास मान लो 2 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो लेकिन आप 2 नहीं बोल सकते ना, उसको आपके पास रुपए कितने हैं, तो क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 रुपए के 2 सिक्के है ना, तो 5 टू जा कितना हो गया 10 रुपीज। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है 117 रुपए हैं, तो आपको ये भी तो रुपए में लिखना पड़ेगा ना, ये तो अभी सिक्के हैं, तो मुझे रुपए में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए के सिक्के की 5 रुपए से मल्टीप्लाई, और 2 रुपए के सिक्के की जितने सिक्के हैं 2 रुपए के उससे, तो 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 4 जा 8, कितना जाएगा 8x। अब दोनों तरीके के जितने रुपए हैं वो मिला के कितने हैं मेरे पास 117। देखो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये आपके पास सिक्के हैं रुपए नहीं है, तो रुपए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x 5 रुपए के सिक्के हैं ना, तो 5 के मल्टीप्लाई x से, 4x 2 रुपए के सिक्के हैं तो 2 के मल्टीप्लाई 4x से, तो 8x आ गया। अब देखो 8 में 5 13x इक्वल टू 117, x की वैल्यू 13 से कितने पे जाएगा 9 पे, ठीक है। तो x यानी 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 9, और 4 रुपए 2 रुपए के कितने हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 9 36, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर दोगे तो 4 9 जा 36, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, प्रतीक लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन। ठीक है, आपको ये निकालना है जो प्रतीक की प्रॉपर्टी है ना, उसने अपने बेटे के लिए कितनी छोड़ी 1/3, अपनी डॉटर के लिए 1/4, और जितना भी बच गया वो किसका हो जाएगा, उसकी वाइफ का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसकी वाइफ का हिस्सा 10 लाख रुपए है तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी प्रतीक के पास, तो जो पूछा है उसको आप क्या करते हो, लेट टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी x। ठीक है, x का 1/3 पार्ट उसने अपने किसके लिए छोड़ा है, बेटे के लिए,
तो 1/3 छोड़ दिया, 1/3 ऑफ x किसके लिए छोड़ दिया, बेटे के लिए। डॉटर के लिए कितना छोड़ा है, 1/4, तो 1/4 पार्ट किसके लिए छोड़ दिया, डॉटर के लिए। जो बच गया वो उसकी वाइफ का, तो बच गया कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं दोनों को जोड़ के उसकी टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस कर दूं तो वो उसकी वाइफ का हिस्सा बच जाएगा ना। एक्स क्या है, उसकी टोटल प्रॉपर्टी है, उसमें से इस इतना सन का है, इतना डॉटर का है, तो वाइफ का कितना बच गया, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 3 4 12, इसका ऐसे आएगा 12, और ये आपके पास सोल्व करके आ जाएगा 7x/12, ठीक है। ये आप सोल्व कर लोगे अपने आप, 7x/12, इसको प्लस करके ये जो आएगा 7x/12, x में से चला जाएगा 7x/12, वो आ जाएगा आपके पास 5x/12। 5x/12 जो माइनस करके आया है वो किसका शेयर है, वाइफ का, ठीक है, वाइफ शेयर, ठीक है। यहाँ तक आपका डन। लेकिन ये कह रहा है कि वाइफ के पास 10 लाख रुपए हैं उसकी प्रॉपर्टी के, तो ये भी तो वाइफ का हिस्सा है और 10 लाख रुपए भी उसकी वाइफ का हिस्सा है, यानी दोनों चीज एक ही बात है ना, तो बराबर में रख दो। 5x/12 कितना हो जाएगा, 10 लाख, तो इसको डिजिट्स में लिखवाओ, ठीक है। उसकी वाइफ के पास देखो उसकी प्रॉपर्टी में से 10 लाख रुपए हैं और उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कितना है, वाइफ का 5x/12, यानी ये भी वाइफ का है और ये भी वाइफ का है, तो दोनों चीजें बराबर है ना। बस क्या डिफरेंस है, ये नंबर्स में दे रखा है, ये x में दे रखा है, तो 5x/12 इज इक्वल टू 10 लाख, तो x की वैल्यू निकाल लो जो कि प्रतीक की प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो यहाँ है 10 लाख मल्टीप्लाई 12, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, 5 से कट कर दोगे इतना, 12 2 जा 24, यानी आ जाएगा 24 लाख, यानी प्रतीक की टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, 24 लाख, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दोगे, स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।